एयर कंडीशनर का काम कितने दिन में सीख सकते हैं? एक हमारे दोस्त ने बहुत ही कमाल का क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम कितने दिन में सीख सकते हैं एयर कंडीशनर का काम। इसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आप जल्द से जल्द एयर कंडीशनर का काम कैसे सीख सकते हैं और कैसे आप फुल टेक्नीशियन बन सकते हैं, वो भी कम समय में। स्टेप बाय स्टेप कैसे चढ़ा जाता है ऊपर और कैसे काम को सीखा जाता है, आज मैं कंप्लीट प्रोसेस में बताने वाला हूं। इसके साथ में एक और हमारे दोस्त ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर कंप्रेसर ख़राब है तो उसे कैसे हम जाने कि कंप्रेसर ख़राब है। उसका टर्मिनल ख़राब होता है या फिर उसमें शार्टिंग होता है या फिर उसमें क्रॉस हो जाता है कंप्रेसर, या फिर उसमें उसका टर्मिनल ही ख़राब हो जाता है। कैसे हम पता करेंगे कि कंप्रेसर ख़राब है? आज कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप दोनों पॉइंट को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेसर को, तो हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि काम कैसे सीखा जाता है जल्दी से जल्दी, ताकि कम समय में आप जल्दी से कवर कर पाएँ। क्योंकि देखिए ये कोर्स इतना आसान नहीं होता है और बहुत मुश्किल भी नहीं होता है। इतना भी कठिन नहीं है कि आप 3 महीने में या फिर 6 महीने में इस कोर्स को कंप्लीट ना कर पाएँ। चाहे आप ऑनलाइन सीख रहे हो या फिर ऑफलाइन सीख रहे हो या फिर इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो, कैसे सीखना होता है स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एयर कंडीशनर के भागों को समझना होता है। मेरी बातों को आप दिमाग लगा करके समझिए और सीखिए मैं क्या बता रहा हूँ। आप जल्दी से जल्दी काम सीख जाएंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से जल्दी कवर कर पाएंगे अगर मेरी बताए हुए बातों पर चलेंगे। तो जो मैं सिखा रहा हूँ उसे अच्छी तरह से सीखिए और समझिए, अपने दिमाग में बैठाइए। सबसे पहले एयर कंडीशनर, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनर हो या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर हो, इन्वर्टर एयर कंडीशनर हो, नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो, कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रोसेस सेम होते हैं। काम को सीखने के लिए, काम शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप क्या करिए कि आप सारे पार्ट, जितने भी एयर कंडीशनर में पार्ट लगे होते हैं, सारे पार्ट के नाम आपको याद रखने हैं। इसके लिए आपको देखिए ड्यूटी आप करते हैं, ऑफलाइन सीख रहे हैं, हेल्पर बनकर कहीं काम कर रहे हैं, तो देखिए टाइम निकालिए 1-2 घंटा रोज़, आप रेगुलर आप इस पर स्टडी करिए। स्टडी कैसे करना है, आप जितने भी टूल्स होते हैं, जितने भी स्पेयर पार्ट लगे होते हैं एयर कंडीशनर के अंदर, उसे सबसे पहले आपको जानना होगा कि उसमें क्या क्या लगे होते हैं एयर कंडीशनर में। सबसे पहले हम विंडो एयर कंडीशनर की बात करें तो मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और लिख करके भी आप रख लीजिए। विंडो एयर कंडीशनर की बात करें, नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर, विंडो एयर कंडीशनर की बात करें तो उसमें देखिए थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट जो कि टेम्परेचर को अप डाउन करने में, अब देखिए इस तरह से थर्मोस्टेट, ये होता है थर्मोस्टेट लगा होता है जो कि क्या काम करता है, टेम्परेचर को अप डाउन करने के लिए। आप किस टेम्परेचर पर आप एयर कंडीशनर को चलाना चाहते हैं, जैसे आप हाई टेम्परेचर पर चलाएंगे तो रूम ज़्यादा चिल्ड होगा, रूम में ठंडक ज़्यादा होगा। आप बातों को ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग में बैठाइए, आप जल्दी सीख जाएंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि उसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्पेयर पार्ट लगे होते हैं। सबसे पहले हमने उठाया है थर्मोस्टेट जो कि टेम्परेचर को अप डाउन करने में मदद करता है। कुछ विंडो एयर कंडीशनर ऐसे होते हैं जिसमें सेंसर लगा होता है, तो सेंसर की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम थर्मोस्टेट की बात कर रहे हैं। थर्मोस्टेट सामने ही लगा होता है, जो इस तरह से घुमाया जाता है, हाथ से घुमाया जाता है। आप देख रहे हैं इस तरह से, उसमें एक बटन लगा होता है जिसको हाथ से हम घुमाते हैं टेम्परेचर को अप डाउन करने में। टेम्परेचर को कम करते हैं तो रूम कम ठंडा करके जल्दी कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को हाई रखते हैं, ऊपर रखते हैं, तो कंप्रेसर ज़्यादा देर तक चलता है, जिससे क्या होता है, रूम में कूलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होती है, उसके बाद कंप्रेसर बंद होता है। ये तो हो गया थर्मोस्टेट। इसके बाद होता है, आप देख सकते हैं फैन मोटर।
जो कि विंडो एयर कंडीशनर में ब्लोअर फैन मोटर और एग्जॉस्ट फैन जो कंडेंसर फैन मोटर होता है, दोनों एक साथ में होता है। दोनों तरफ शाफ्ट लगे होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों तरफ शाफ्ट लगे होते हैं उसमें। ये होता है ब्लोअर फैन मोटर और उसका कंडेंसर फैन मोटर, दोनों एक साथ में होते हैं, सिंगल मोटर होता है उसमें। ये होता है फैन मोटर हो गया दूसरा, जो कि पीछे की साइड में भी गर्म हवा फेंकता है, सामने की साइड में ठंडा हवा फेंकता है। जो कि उसमें क्या होता है, स्प्लिट एयर कंडीशनर में अलग अलग पार्ट में होते हैं। कंडेंसर फैन मोटर आउटडोर में लगा होता है और उसका ब्लोअर मोटर इंडोर में लगा होता है, जो कि इंडोर में कूलिंग फेंकता है और आउटडोर में गर्म हवा फेंकता है। दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर में। और विंडो एयर कंडीशनर में क्या होता है कि सिंगल पार्ट होते हैं, उसी में ब्लोअर फैन मोटर होता है, उसी में कंडेंसर फैन मोटर होता है, उसी में कूलिंग कॉइल होता है, उसी में कंडेंसर होता है हीटिंग के लिए। ये तो हो गया हमारा ब्लोअर मोटर। अब हम बात करते हैं उसमें कैपेसिटर लगा होता है, ये देख सकते हैं कैपेसिटर। अब देखिए जितने भी स्पेयर पार्ट मैं बता रहा हूँ विंडो एयर कंडीशनर के, स्पेयर पार्ट के नाम भी बता रहा हूँ और उसके साथ में क्या काम करता है यह स्पेयर पार्ट वह भी बता रहा हूँ, इसलिए दिमाग लगा करके आप सुनिए और समझिए। ये होता है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या काम करता है, कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं जो फैन मोटर के लिए अलग कैपेसिटर होते हैं, कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं जबकि कंप्रेसर को रन करवाने के लिए और फैन मोटर को भी रन करवाने के लिए दोनों एक साथ में होते हैं। तो ये कैपेसिटर का काम होता है कि कंप्रेसर को रन करवाना, कंप्रेसर को स्टार्ट करके उसके बाद उसे रन करवाता है। कैपेसिटर का काम ये होता है कि देखिए फैन मोटर क्या होता है कि जितने भी सेलिंग फैन मोटर होते हैं या फिर सिंगल फैन मोटर होते हैं, सिंगल स्पीड के या फिर डबल स्पीड के या फिर 3 स्पीड के, सभी फैन मोटर में कैपेसिटर लगे होते हैं। कंप्रेसर के साथ में भी कैपेसिटर लगे होते हैं उसे रन करवाने के लिए, क्योंकि अगर कैपेसिटर नहीं लगा होगा तो वहाँ पर रन नहीं करवा पाएगा और कंप्रेसर बार बार हीटअप होकर के बंद हो जाएगा। तो रन करवाने के लिए कैपेसिटर का सहारा लिया जाता है। ये होता है कैपेसिटर का काम। कैपेसिटर हो गया। इसके बाद देखिए उसमें लगे होते हैं कंप्रेसर, ये होता है कंप्रेसर। अब कंप्रेसर क्या काम करता है एयर कंडीशनर में, कंप्रेसर होता है ना उसमें रेफ्रिजरेंट डाला जाता है, गैस डाला जाता है एयर कंडीशनर में, जो कि पंप करने का काम करता है ये कंप्रेसर। अब पंप कैसे करता है, जैसे एक तरफ से खींचता है, जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में होता है वो खींच करके डिस्चार्ज में कंडेंसर में भेजता है, कंडेंसर से हो करके कूलिंग कॉइल में जाता है। ये इसका साइकिल डायग्राम आप देख सकते हैं, ये होता है साइकिल डायग्राम। कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से फिर कूलिंग कॉइल में जाता है, कूलिंग कॉइल से फिर कंप्रेसर खींचता है, फिर वापस डिस्चार्ज के रास्ते से फेंकता है। ये साइकिल क्रिया होती है। एक तरफ कंडेंसर में जा कर के रेफ्रिजरेंट हीट होता है और कूलिंग कॉइल में जा कर के रेफ्रिजरेंट चिल्ड करता है, ठंडा करता है। ये कंप्रेसर का काम होता है। जैसे एक मैं सपोज दैट एग्जांपल में देना चाहूँगा कि एक मनुष्य होता है, उसके अंदर एक हृदय होता है, एक धड़कन उसमें दिल होता है, वही सेम काम करता है जैसे हृदय काम करता है आदमी को जिंदा रखने के लिए, उसके ब्लड को आदमी के ब्लड को पंप करता है, उसी तरह से सेम प्रोसेस होता है एयर कंडीशनर में, उसी का काम करता है कंप्रेसर। कंप्रेसर वही हृदय का काम करता है, पंप करने का काम करता है ताकि एयर कंडीशनर जिंदा रहे। कंप्रेसर वही पंप का काम करता है, रेफ्रिजरेंट को एक बार खींचता है, फिर फेंकता है, फिर खींचता है, फिर फेंकता है। ये होता है कंप्रेसर का काम। अगर कंप्रेसर ना रहे तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम नहीं करेगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। पंप कौन करेगा, इसलिए पंप करने के लिए कंप्रेसर लगाया जाता है। ये हो गया कंप्रेसर। अब देखिए उसमें देखिए थर्मोस्टेट हो गया और कंप्रेसर हो गया, कैपेसिटर हो गया, फैन मोटर हो गया। अब बाहरी हम सतह की बात करें तो देखिए कुछ एयर कंडीशनर सिस्टम में ऐसे होते हैं जो कि रिले लगे होते हैं। वैसे तो जितने भी नए एयर कंडीशनर आ रहे हैं उसमें वोल्टेज रिले नहीं लगाया जाता है, सिर्फ उसमें डायरेक्ट कैपेसिटर के साथ में ही कंप्रेसर को स्टार्ट करता है और कंप्रेसर को रन करता है। लेकिन पुराने जो एयर कंडीशनर होते हैं उसमें इस तरह से आप देख सकते हैं वोल्टेज रिले लगाया जाता है। वोल्टेज रिले का कनेक्शन भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर आप चाहेंगे तो वोल्टेज रिले का कनेक्शन फिर से मैं बताऊंगा। CSR सर्किट की वायरिंग कैसे किया जाता है, वही होता है वोल्टेज रिले। तो
तो वोल्टेज रिले के साथ में कनेक्शन किया जाता है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या फिर पहले भी बता चुका हूँ, आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि वोल्टेज रिले का कनेक्शन कैसे किया जाता है। ये होता है वोल्टेज रिले, कुछ एयर कंडीशनर में लगे होते हैं। और ओवरलोड प्रोटेक्टर, कुछ कंप्रेसर ऐसे होते हैं जो कि ओवरलोड उसमें कंप्रेसर के अंदर ही लगा होता है, लेकिन कुछ कंप्रेसर ऐसे होते हैं जो कि बाहर ओवरलोड प्रोटेक्टर दिया जाता है। वह क्या काम करता है? ओवरलोड प्रोटेक्टर जो काम करता है वो कंप्रेसर को ज़्यादा हीटअप नहीं होने देता है, यानी कि अगर कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट हो गया तो वह जलने के चांस होते हैं कंप्रेसर। तो जलने से बचाने के लिए क्या होता है कि कंप्रेसर को ट्रिप कर देता हुआ ओवरलोड प्रोटेक्टर जो लगा होता है वह हीट होकर के ट्रिप हो जाता है, यानी कि कॉमन की सप्लाई वहाँ पर छोड़ देती है। चाहे कॉमन में लगाएं आप, वैसे तो ओवरलोड प्रोटेक्टर के साथ में कॉमन में ही सप्लाई दिया जाता है। तो वह क्या करता है कि वह ट्रिप हो जाता है, ओवरलोड प्रोटेक्टर सप्लाई छोड़ देता है, कॉमन में सप्लाई छोड़ देता है, तो कंप्रेसर वहाँ पर बंद हो जाता है, यानी कि ओवरलोड नहीं होने पाता है, कंप्रेसर वहाँ पर बंद हो जाता है। ये होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। अब हम बात करते हैं कि आप देख सकते हैं इस तरह से कैपिलरी, कैपिलरी लगी होती है, जो पतली पाइप होती है। पतली पाइप क्या काम करती है? जब डिस्चार्ज जब फेंकता है ना, डिस्चार्ज जब फेंकता है तो धीरे 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 करके कंडेंसर में जाता है, तो वहाँ पर जा कर के हीटअप होता है। अगर यह कैपिलरी ना रहे, कैपिलरी ही मेन होता है जो कि एक तरफ हीटिंग करता है, एक तरफ कूलिंग करता है, यानी कंडेंसर की तरफ हीट करता है और कूलिंग की तरह, कूलिंग कॉइल की तरफ वहाँ पर जा कर के चिल्ड होता है। यही कारण होता है कि कैपिलरी वहाँ पर लगी होती है। कैपिलरी ही ऐसा काम करता है जो कि पतला पाइप होता है, एक तरफ मोटा पाइप होता है। अब देखिए, सपोज दैट एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा कि कैपिलरी क्यों लगाई जाती है। जैसे देखिए, आप मुंह से अगर हवा फूकें, अगर किसी मोटे पाइप से हवा फूकें, ऐसे करके फूके तो गर्म हवा फेंकेगा। सपोज दैट एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, यही कैपिलरी काम करता है। अगर वही आप मोटा पाइप से हवा फूके, मुंह से फूके तो गर्म हवा फेंकेगा, लेकिन अगर पतले पाइप से फेंके, जैसे कि इस तरह से फूक करके देखिए, तो ठंडा हवा आएगा। ये काम करता है कैपिलरी, कि पतला इसलिए लगाया जाता है ताकि वहाँ पर धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट का बहाव हो और एक तरफ हीटिंग हो और एक तरफ जाकर के कूलिंग हो। और अधिक एग्जाम्पल और अधिक एक्सप्लेन करने के लिए, कैपिलरी के बारे में अधिक एक्सप्लेन करने के लिए इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैपिलरी का एक्सप्लेन क्या होता है, वह कैपिलरी काम कैसे करता है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये तो हो गया कैपिलरी, कैपिलरी लगाते हैं। अब बाहरी हिस्से की बात करें तो उसमें देखिए, एक पीछे के साइड में जो लगा होता है कंडेंसर लगा होता है, पीछे के साइड में कंडेंसर लगा होता है और सामने की साइड में कूलिंग कॉइल लगा होता है। आप जिस तरह से देख सकते हैं, विंडो एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूँ। विंडो एयर कंडीशनर में एक पीछे के साइड में कंडेंसर लगा होता है और सामने की साइड में कूलिंग कॉइल लगा होता है। ये तो हो गया। और देखिए, उसी में देखिए फैन मोटर जो मैं बताया हूँ, एक तरफ ब्लोअर लगा होता है। आप इस तरह से देख सकते हैं, जो कि ब्लोअर होता है, जो कि घूमता है और वही रूम में से हवा खींचता है और रूम में ही वापस फेंक देता है। इस तरह का ब्लोअर इसी तरह से काम करता है कि वही हवा खींचता है और वही हवा फेंक देता है बाहर। पीछे की साइड में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, एग्जॉस्ट फैन का ब्लेड लगा होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये होता है एग्जॉस्ट फैन। और ये हवा जो गर्मी होती है, जो कंडेंसर में गर्मी होती है, उसी कंडेंसर की गर्मी को खींचता है और बाहर फेंकता है, ताकि कंडेंसर में जितनी गर्मी हो रही है उसको ठंडा कर सके। ये होता है कंडेंसर फैन मोटर का, फैन का काम, जो कि एग्जॉस्ट फैन जिसे कहते हैं। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये सारे हमारे पार्ट हो गए। और बाहर की साइड में बात करें तो उसमें पैनल लगा होता है, फ्रंट पैनल लगा होता है, उसमें ग्रिल लगा होता है। आप इस तरह से देख सकते हैं, स्विंग मोटर लगा होता है। स्विंग मोटर जिसे कहते हैं, स्विंग मोटर विंडो एयर कंडीशनर में आप जब भी देखे होंगे, इस तरह से स्विंग करता है, इस तरह से, ताकि एक बार हवा इधर जाए और एक तरफ हवा इधर जाए। इस तरह से काम करता है, ताकि उसे कहते हैं स्विंग मोटर, जो कि छोटा सा लगा होता है, जो कि सामने जहाँ से हवा फेंकता है ना, एयर फेंकता है, ठंडा एयर जहाँ से फेंकता है, इस तरह से। ये ठंडा वेंटिलेशन होता है, जो सामने से हवा फेंकता है, उसी के ठीक नीचे वो स्विंग मोटर लगा होता है। ये सारे पार्ट होते हैं विंडो एयर कंडीशनर के। अब हम बात करते हैं
कि स्प्लिट एयर कंडीशनर में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। पार्ट तो सेम लगे होते हैं, लेकिन कौन सा पार्ट कहाँ लगा होता है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है नए एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के लिए, कि कौन से पार्ट कहाँ लगे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो हो गए सारे कैपेसिटर हो गए, फैन मोटर हो गए, और उसमें ब्लोअर मोटर हो गया, ब्लोअर हो गया, एग्जॉस्ट फैन हो गया, कंडेंसर हो गया, कूलिंग कॉइल हो गया, कैपेसिटर हो गया, ओवरलोड प्रोटेक्टर हो गया, और उसमें थर्मोस्टेट हो गया, कैपिलरी हो गया। और इसके साथ में इस सारे पार्ट कहाँ कहाँ लगे होते हैं आपने जान लिया। लेकिन स्प्लिट एसी में कौन कौन से भाग कहाँ लगे होते हैं। स्प्लिट एसी में बात करें 2 भागों में बटा होता है। एक आउटडोर जो कि छत के ऊपर लगाया जाता है, घर के बाहर लगाया जाता है। एक होता है इंडोर, ये होता है इंडोर जो कि रूम के अंदर लगाया जाता है जहाँ से कूलिंग निकलता है। तो अगर रूम के अंदर की बात करें जहाँ पर इंडोर लगा होता है, इंडोर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। इंडोर में देखिए कूलिंग कॉइल लगा होता है, ब्लोअर मोटर लगा होता है, ब्लोअर लगा होता है, ये होता है ब्लोअर इंडोर का, ये होता है ब्लोअर, और ये होता है कूलिंग कॉइल। इंडोर की बात कर रहा हूँ मैं। इंडोर में ही कूलिंग कॉइल लगा होता है, ब्लोअर लगा होता है, ब्लोअर मोटर लगा होता है, और छोटा सा कैपेसिटर लगाया जाता है इंडोर मोटर को चलाने के लिए। जैसे कि मैं पहले ही बताया हूँ कि मोटर को चलाने के लिए एक ना एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी मोटर हो। 3 फेस को छोड़ करके, 3 फेस की बात अलग होती है, 3 फेस से अलग सप्लाई दी जाती है, लेकिन जो सिंगल फेस होता है, सिंगल फेस को चलाने के लिए एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैपेसिटर लगाए जाते हैं उसमें इंडोर में। और इंडोर में ही पीसीबी होती है, पीसीबी में ही उस सारे छोटे छोटे पार्ट लगे, कंपोनेंट लगे होते हैं, पार्ट लगे होते हैं जो कि रिले होता है, और कई पार्ट ऐसे लगे होते हैं जो कि रिले मेन होता है। रिले की बात हम बाद में करेंगे, इससे पहले भी रिले के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं रिले काम कैसे करता है। रिले लगा होता है, पीसीबी लगा होता है, मोटर लगा होता है, ये सारे पार्ट इंडोर में लगे होते हैं। अब हम बात करते हैं आउटडोर में। देखिए विंडो एयर कंडीशनर और स्प्लिट एयर कंडीशनर सेम होते हैं, सेम पार्ट लगाए जाते हैं, लेकिन विंडो एयर कंडीशनर में एक ही पार्ट में सारे स्पेयर पार्ट होते हैं। लेकिन अगर स्प्लिट एसी की बात की जाए तो उसमें स्पेयर पार्ट अलग अलग होते हैं, कुछ छत के ऊपर होते हैं जो कि रूम के बाहर होते हैं, कुछ रूम के अंदर होते हैं, 2 पार्ट में बटा होता है, उसे कहते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर। इंडोर की बात हमने की, लेकिन आउटडोर में क्या होता है, आउटडोर में कंप्रेसर लगा होता है, और उसमें कंडेंसर फैन मोटर लगा होता है, कंडेंसर उसमें फैन मोटर में ब्लेड लगा होता है, आप इस तरह से देख सकते हैं। और उसमें आउटडोर में कैपेसिटर लगाया जाता है जो कि कंप्रेसर को रन करवाने में मदद करता है। ये होता है कैपेसिटर जो आउटडोर के कंप्रेसर को रन करवाने में मदद करता है। लेकिन कुछ एयर कंडीशनर में ऐसे होते हैं जो कि आउटडोर में ही फैन मोटर के लिए कैपेसिटर अलग से होता है। ये छोटा कैपेसिटर आप देख सकते हैं, छोटा कैपेसिटर अलग से लगा होता है। लेकिन कुछ एयर कंडीशनर में ऐसे होते हैं जो एक ही कैपेसिटर में दोनों मोटर को सप्लाई दी जाती है, कंप्रेसर को भी सप्लाई उसी कैपेसिटर से दी जाती है, और फैन मोटर को भी रन करवाने के लिए उसी कैपेसिटर के साथ में सप्लाई दी जाती है। ये अलग अलग पार्ट होते हैं। और इसमें देखिए स्प्लिट एयर कंडीशनर में कूलिंग कॉइल रूम के अंदर होता है, इंडोर में होता है, और उसका कंडेंसर कॉइल जो होता है रूम के बाहर होता है, यानी कि कंडेंसर आउटडोर में होता है। कंडेंसर आउटडोर में होता है, हीटिंग आउटडोर में होता है, और कूलिंग इंडोर में होता है। और कैपिलरी जो लगाई जाती है आप देख सकते हैं इस तरह से, कैपिलरी ये आउटडोर में ही लगाया जाता है, आउटडोर में कैपिलरी लगा होता है। बाकी जो पाइप होते हैं, जो कॉपर पाइप होते हैं, उसी के साथ में इंडोर से लेकर के आउटडोर को ज्वाइंट किया जाता है। और कुछ एयर कंडीशनर में ऐसे होते हैं जो कि पहले आउटडोर में सप्लाई जाता है, मेन सप्लाई, और आउटडोर से होकर के इंडोर में आता है कुछ एयर कंडीशनर में। और कुछ स्प्लिट एयर कंडीशनर में ऐसे होते हैं जो कि पहले इंडोर में सप्लाई दी जाती है, इंडोर में सप्लाई जाने के बाद फिर वहाँ से निकल करके आउटडोर को सप्लाई जाता है। कुछ एयर कंडीशनर अलग अलग तरह से सप्लाई दिया जाता है, कि कभी आउटडोर में दिया जाता है, आउटडोर से लेकर के इंडोर में, और कभी इंडोर से लेकर के आउटडोर में। सेम एयर कंडीशनर में नहीं, अलग अलग कंपनी के एयर कंडीशनर में। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंप्रेसर को कैसे चेक किया जाता है, कि कंप्रेसर हमारा ख़राब है या फिर सही है। तो देखिए कंप्रेसर में 3 टर्मिनल लगे होते हैं उसमें, इस तरह से आप देख सकते हैं। कंप्रेसर में 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है कॉमन, एक होता है स्टार्टिंग, एक होता है रनिंग।
तीनों टर्मिनल लगे होते हैं। नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि कंप्रेसर कैसे ख़राब माना जाएगा, या फिर सही है या फिर सही है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर को कंटिन्यूटी से चेक किया जाता है। कंटिन्यूटी से चेक करने के लिए आप चाहे सीरीज से चेक करें, या फिर एक छोटा लाइट होता है जो कि बाज़ार में बहुत ही कम कीमत में मिल जाता है, जो कि शॉर्ट करने पर लाइट जलता है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। या फिर आप क्लैम्प मीटर से भी चेक कर सकते हैं। क्लैम्प मीटर से कंटिन्यूटी की रेंज पर सेट करने के बाद उसे आप चेक कर सकते हैं। तीनों टर्मिनल पर बारी बारी से रखना है। 2 प्राड होते हैं, कंटिन्यूटी की रेंज पर सेट करना है आपको क्लैम्प मीटर, और तीनों प्राड पर बारी बारी से रखेंगे। तीनों टर्मिनल पर बारी बारी से रखेंगे। एक बार स्टार्टिंग और कॉमन पर रखना है, वहाँ पर बीप की आवाज़ आनी चाहिए। और एक बार रनिंग और कॉमन पर रखना है तो बीप की आवाज़ आनी चाहिए। एक बार रनिंग और स्टार्टिंग पर रखना है तो वहाँ पर बीप की आवाज़ आनी चाहिए। बारी बारी से, यानी तीनों टर्मिनल पर बारी बारी से रखने पर वहाँ पर बीप की आवाज़ आनी चाहिए और कंटिन्यूटी वहाँ पर शो करना चाहिए। यानी कि वहाँ पर कंटिन्यूटी इस तरह से शो करनी, रीडिंग उसमें इस तरह से शो करनी चाहिए। जैसे मानिए 15 से 20 स्टार्टिंग और रनिंग और कॉमन का के बीच में, अगर कॉमन और रनिंग के बीच में चेक करेंगे तो वहाँ से 15 से 20 आएगा। या फिर स्टार्टिंग और रनिंग में चेक करेंगे तो 20 से 25 आएगा। या फिर कॉमन और स्टार्टिंग पे आप चेक करेंगे तो वहाँ पर 15 से 20 आएगा। इस तरह से अलग अलग रीडिंग होनी चाहिए, तब आप समझ जाइए कि कंप्रेसर हमारा ख़राब है। अगर किसी टर्मिनल पर रखने पर अगर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आती है तो समझ लीजिए कि कंप्रेसर ख़राब माना जाएगा। वह कंप्रेसर चलने के योग्य नहीं होगा, कंप्रेसर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कभी अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है और उसमें से कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप वहाँ पर सप्लाई चेक करें कि कंप्रेसर तक सप्लाई जा रही है कि नहीं। अगर कंप्रेसर तक सप्लाई जा रही है तो सीधा आपको टर्मिनल निकाल करके तीनों टर्मिनल को चेक करना होगा कि तीनों टर्मिनल में कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो आप कैपेसिटर में चेक करें या फिर वायरिंग में चेक करें। अगर कंटिन्यूटी ही नहीं आ रही है तो समझ लीजिए कि कंप्रेसर ख़राब है, वो कंप्रेसर चलने के योग्य नहीं है। तुरंत उस कंप्रेसर को आप चेंज कर दें। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जा रहा है, कुछ आपकी समझ में ना आया हो, तो बेझिझक आप मुझे व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सकते हैं। 24 आवर्स कभी भी आप चैटिंग कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।